Hello students, today we are going to discuss the topic of Mayer of dispersion. डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमने सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज में पढ़ा, जिसमें हम केवल एक सिंगल फिगर जो कि पूरे डाटा को शो करती है उसके बारे में बात कर रहे थे. लेकिन एवरेज ही सफिशिएंट नहीं है ऑब्जर्वेशंस या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को फुली एक्सप्लेन करने के लिए. It does not reveal the degree of separate out or extent of variability of individual observations in a series. यानी एक सीरीज में कितनी वेरिएबिलिटी हुई, कितना चेंज हुआ, क्या क्वांटिटी रही चेंज की, वो सेंट्रल टेंडेंसी से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. यही डिस्पर्जन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं. मेजर ऑफ डिस्पर्जन helps to study variability of the items, that is the extent to which the items vary from one another and from the central value. यानी जो आइटम्स हैं वो किस एक्सटेंट तक वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, और सेंट्रल वैल्यू से भी उसका वेरिएशन आप इसमें से चेक कर सकते हैं. मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन. अगर हम डिस्पर्जन के मीनिंग की बात करें, डिस्पर्जन रेफर्स टू द variations of the items among themselves. If the value of all items of a series is same, there will be a variation among the various items and the dispersion will be zero. अगर जो है वैल्यू सेम है तो डिस्पर्जन क्या हुआ, जीरो. अगर ग्रेटर वेरिएशन हुआ तो हमारा डिस्पर्जन इट विल बी मोर, और अगर हमारी वेरिएशन कम है तो हमारा जो वेरिएशन है वो कम होने की वजह से जो हमारा डिस्पर्जन है वो कम होगा. दिस इज डिस्पर्जन. Dispersion is defined as the scatterness or spreadness of the individual items in a given series. There are different definitions given by different authors, जिसमें से हम definition ले रहे हैं बाउले की. बाउले क्या कहते हैं? Dispersion is a measure of the variations of the items. Items के variations, items में जो variations आ रहा है उसको measure करना ही dispersion कहलाता है. Now the objectives of measuring dispersion. क्या objectives हैं इसके? Different objectives हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्टली आपसे कह रहे हैं टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज. एक एवरेज कितनी रिलायबल है, कितनी सही है, कितनी एग्जैक्ट है, स्मॉल लार्ज वैल्यूज के लिए क्या वेरिएशन हो रहा है, वो कहाँ तक रिलायबल है, कहाँ तक विश्वसनीय है, इसका पता आप डिस्पर्जन से लगा सकते हैं. सेकेंडली, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज. अगर हमें दो या दो से ज़्यादा सीरीज को कंपेयर करना है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसका पता लगाना है, तो हम उसे केवल डिस्पर्जन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं. A high degree of variation would mean less consistency or less uniformity as compared to the data having less variation. Thirdly, for facilitating the use of other statistical measures. हमें दूसरे स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करने के लिए भी जो है डिस्पर्जन का यूज हमें करना पड़ता है. डिस्पर्जन में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि हम अदर मेथड्स के लिए फॉलो करते हैं, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. इन सभी में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि डिस्पर्जन का ये पार्ट है. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. जब हमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करना है तब भी हम डिस्पर्जन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें बेसिकली वेरिएशंस पता लगानी होती हैं. वेरिएशंस कितनी हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, ये सब क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है. क्वालिटी कंट्रोल मींस परफॉर्मेंस को करना, उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना, फिर वेरिएशंस निकालना. अब जहां वेरिएशंस आई इसका मतलब इट इज द यूज ऑफ डिस्पर्जन. So these are the objectives of measuring of dispersion. Now next topic is properties of a good measure of dispersion. क्या properties होनी चाहिए, क्या खास बातें होनी चाहिए एक अच्छे measure of dispersion में? Firstly, should be easy to understand, it should be simple to calculate, should be uniquely defined, should be based on all observations, should not be unduly affected by the extreme items, should be capable of further algebraic treatment. हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट भी कर पाए, ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटीज डिस्पर्जन में होनी चाहिए. नाउ द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मींस हम दो तरीके से डिस्पर्जन को ले सकते हैं, या तो ये एब्सोल्यूट हो सकता है या ये रिलेटिव हो सकता है.
Absolute measure of dispersion is expressed in the same unit in which data of the series are expressed. They are expressed in same statistical units, जैसे रुपीज में, kgs में, tons में, years में, centimeters में. Secondly, relative measure of dispersion. It refers to the variability stated in the form of ratio or percentage. जब हम आपस में परसेंट फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में इसे शो करते हैं तो इसे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं. These measures are used to compare two series expressed in different units. अलग अलग यूनिट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं. Now coming to the next topic, that is the methods of measuring dispersion. हम कैसे मेजर कर सकते हैं डिस्पर्शन को, कैसे निकाला जा सकता है. वी आर हैविंग टोटल 6 मेथड्स इन दिस चैप्टर, जिसमें से अभी इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रेंज. रेंज क्या होती है? रेंज इज बेसिकली द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. It is defined as the difference between the largest and the smallest values in the series. Its formula is R is equal to L minus S. R is range, L is largest value, S is smallest value. तो relative measure of range या coefficient of range जिसे आप कह सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? Coefficient of range is equal to L minus S upon L plus S. L is the largest value, S is the smallest value. कैलकुलेशन ऑफ रेंज कैसे निकाली जाएगी? अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, हमें 5 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया है मार्क्स का इन स्टैटिस्टिक्स. जैसे हमारे पास 20, 35, 25, 30 और 15 ये वैल्यूज दी गई हैं. अब हम इसमें लेकर चलते हैं. लार्जेस्ट वैल्यू इज 35 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 15. तो एल मेरा 35 और एस मेरा 15. तो 35 में से आपके 15 लेस हुए तो रेंज आ गई आपकी इट इज 20. देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसा निकाला जाएगा? L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस, यानी 35 माइनस 15 अपॉन में 35 प्लस 15, जिसे हम सॉर्ट आउट करें तो इट इज प्लस 0.40. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज. अब सीरीज हमारी डिस्क्रीट भी हो सकती है जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों वैल्यू दी गई होती हैं. अब देखिए यहाँ पर हम जो हमारा एक्स मार्क्स को लेकर चलेंगे, यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू है 70 और स्मॉलेस्ट है 10. तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं रेंज इज 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60. कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यानी 70 माइनस 10 60, 70 प्लस 80, 70 प्लस 10 80. दिस इज 3/4 एंड दिस इज 0.75. नाउ इट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस सीरीज. अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम सिमिलर पैटर्न पर चलेंगे. देखिए हमें साइज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है. अब इसमें हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है 30 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5. हमारी रेंज आ गई 30 माइनस 5 दैट इज 25. जब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस. L हमारा 30 और S हमारा 5, यानी दोनों को माइनस किया 25 और प्लस किया तो 35. तो हमारी फिगर आ गई 5/7. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? अब जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होती. अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो गैप है वो बराबर नहीं होता. देखिए जैसे 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 आपको मार्क्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है. हमें यहाँ क्या करना है? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देने हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देने हैं. तो देखिए 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, ऐसे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. तो इसमें देखिए हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 69.5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 19.5. तो यहाँ से हम जब रेंज निकालेंगे तो दोनों को लेस करेंगे, आंसर आएगा 50. और जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस. तो देखिए 50/89 दैट इज इक्वल टू 0.562. These are the questions related to range. Now the merits and demerits of range. Merits are, firstly, it is very easy to understand, very simple to calculate. It is widely used in statistical quality control, and range charts are useful in controlling the quality of the product. अगर हम इसकी demerits की बात करें, cannot be calculated in case of open-ended distribution. It is not based on all observation of the series. अब देखिए इसमें सारी observations को series में cover नहीं किया गया, यानी आपने सिर्फ L लिया, S लिया. L यानी लार्जेस्ट वैल्यू, S यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू. आपने बाकी सभी ऑब्जर्वेशंस को लीव आउट कर दिया. थर्डली इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. अब इस सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस से भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज में जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो वो एक्सट्रीमली लार्जेस्ट हो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट हो. तो सैंपल हम कैसा ले रहे हैं? हमें एक नॉर्मल सैंपल लेना है, हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैंपल नहीं लेना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैंपल लेंगे तो वहां से
लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यूज भी आपकी एक्स आएंगी जो कि आपके रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट लाएंगी। और लास्टली इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन द सीरीज। इसमें जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी उससे ये इफेक्ट होता है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी रेंज आपकी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है L माइनस एस। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर रेंज। एंड थैंक यू।